हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिटेल्ड में कवर कर दिया था। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करें। तो जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन, इसको समझते हैं, ये होता क्या है। थोड़ा सा हम इसको समझ लें, फिर सीधा चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। तो जनसंचार माध्यम का क्या मतलब होता है। तो जनसंचार माध्यम वे होते हैं जिनका उपयोग हम अपने विचारों, संदेशों और जानकारी को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने के लिए करते हैं। इसमें टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि चीजें शामिल होती हैं। वे होते हैं जनसंचार माध्यम। और रचनात्मक लेखन क्या होते हैं। रचनात्मक लेखन वे होते हैं जो एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने में मदद, या कहें तो जिसमें लेखन अपनी कल्पना और रचनात्मक लेखन का उपयोग करके कहानियाँ, कविताएं, नाटक आदि लिखता है, तो उसे हम रचनात्मक लेखन कहते हैं। तो चलिए अब सीधा प्रस्तावना पढ़ते हैं कि प्रस्तावना में क्या लिखा है। आधुनिक युग सूचना का संचार है। आधुनिक युग क्या है? सूचना और युग है। सॉरी, संचार तो है ही। आधुनिक युग सूचना और संचार का युग है। तो आधुनिक से क्या मतलब है? आधुनिक कौन से समय को कहा जाता है? आधुनिक उस समय को कहा जाता है जब लगभग लगभग 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ है और वर्तमान समय तक जारी है, उसे आधुनिक युग कहा जाता है। ठीक। तो आधुनिक युग सूचना और संचार का युग है। सूचनाओं का महत्व तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। जो सूचनाएं हैं, जो संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है, वो तो प्राचीन काल से ही चला आता रहा है। लेकिन आधुनिक युग में विश्व की बदलती हुई तस्वीर और वैश्वीकरण की आंधी ने विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के निकट ला दिया। विश्व ग्लोबल विलेज के रूप में जाने जाने लगा। किस नाम से जाना जाने लगा? विश्व ग्लोबल विलेज के रूप में जाना जाने लगा। सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का उदय हुआ है। लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हमारी सूचनाएं हैं, हम जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, हम जिस भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, चाहे वो अखबार हो, रेडियो हो, इंटरनेट हो या सोशल मीडिया हो, तो उसके माध्यमों से हम पहुंचा सकते हैं। तो उसका क्या हुआ है? उदय हुआ है आज के टाइम पर। और ज़्यादा आविष्कार हो चुका है कि हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें, अपने सूचनाओं, अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें। तो यही लिखा है कि सूचना को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का उदय हुआ। इन माध्यमों ने परंपरागत विधाओं के साथ नई विधाओं और सिद्धांतिकी को भी बदल दिया है। इन माध्यमों का उद्देश्य केवल सूचनाओं का संप्रेषण करना ही नहीं रहा, बल्कि इनमें से अनेक रचनात्मक विधाओं ने मनुष्य समाज को अपनी संवेदनाओं को भी संप्रेषित करने का आधार दिया। लेकिन जनसंचार माध्यमों ने रचनात्मक लेखन को हिंदी से अलग है। जो हिंदी साहित्यिक है, वो हिंदी से क्या है? अलग है। इस पाठ द्वारा जनसंचार माध्यमों में हिंदी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रयोग के लिए कुछ विधाओं पर विचार किया गया है। आगे क्या है? जनसंचार के माध्यम और रचनात्मक। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जनसंचार के माध्यम और रचनात्मक लेखन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, तो मैं चलिए दोबारा बताता हूँ। जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन जो है, उसको जानने से पहले इन दो शब्दों को समझते हैं। तो जो जनसंचार माध्यम होता है, ये वे तरीके होते हैं जिनका उपयोग हम अपने विचारों, जैसे कि मैंने ऊपर बताया,
कि अपने विचारों, संदेशों और अपने जानकारी को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने के लिए करते हैं। इसमें क्या आता है? टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि शामिल होते हैं। और रचनात्मक रचनात्मक एक प्रकार का लेखन है जिसमें लेखक अपनी कल्पना और रचनात्मक का उपयोग करके कहानियाँ, कविताएं, नाटक आदि लिखता है। इसमें लेखक अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का चयन करता है। जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन के बीच संबंध क्या होता है? थोड़ा हम संबंध को भी समझ लेते हैं। तो जो जनसंचार माध्यम होता है और रचनात्मक लेखन को एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लेखक अपनी रचनाएं अखबारों, पत्रिकाओं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आदि में प्रकाशित कर सकते हैं जिससे वे बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जनसंचार माध्यम लेखकों को अपनी रचनाओं को विभिन्न प्रारूपों में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि उदाहरण लें तो जैसे एक लेखक अपनी कहानी को एक उपन्यास के रूप में लिख सकता है और फिर उसे एक फिल्म या टीवी श्रृंखला में बदला जा सकता है। इस प्रकार जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। वे लेखकों को अपनी रचनाएं बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं और लोगों को विभिन्न प्रकार की रचनाओं का आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं। तो चलिए थोड़ा इसमें भी पढ़ लें क्या लिखा है। संचार जो होता है, प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया में माध्यम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन माध्यमों के द्वारा ही एक असीमित जन समुदाय तक विभिन्न भाव, विचारों और सूचनाओं का संप्रेषण सहजता से किया जाता है। मैक्लूहान ने माध्यम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि माध्यम ही संदेश है। क्या है? एक माध्यम ही संदेश है। जनसंचार में एक सार्थक संदेश सार्थक माध्यम के द्वारा ही सुचारू तरीके से संप्रेषित हो सकता है। पहले के समय में संचार के मौखिक रूप ने जिस प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त की वह आज भी ब्रह्म संचार जनसंचार के रूप में प्रदर्शनियों, मेलों, नुक्कड़ नाटकों आदि के द्वारा जीवित है। इसी मौखिक रूप से विकसित होकर ही संचार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा समूचे ब्रह्मांड को एक कर दिया। तेजी से बदलती तकनीकी की दुनिया ने जनसंचार के माध्यम में जो बदलाव किया वह अप्रतिम है। आज तकनीक की दुनिया इतनी अधिक विकसित हो गई है कि उसके माध्यम से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से विश्व ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में भी होने वाली किसी भी प्रकार की हलचल को समाज के सामने इतनी जल्दी से लाया जा सकता है कि क्षण भर में सूचना हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। जो सूचना है वो हजारों लोगों तक मिनटों, सेकंडों में पहुंच जाती है और नई सूचना प्रौद्योगिकी के चलते विश्व के किसी भी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच संवाद स्थापित करना अत्यंत सुगम हो गया है। तकनीक की इस प्रसंगित को आज के दौर में नकारा नहीं जा सकता, मना नहीं किया जा सकता, बल्कि इस सूचना तंत्र की व्यवस्था इतनी सक्षम हो गई है कि आज के व्यक्ति की सोच का दायरा भी विकसित हो गया है। लोगों में सोचने के विकसित का जो दायरा है वो भी बढ़ गया है। ढेरों रंगीन समाचार पत्रों और चैनलों की बाढ़ ने व्यक्ति को इस बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया है कि वे किसी पत्र, पत्रिका या चैनल का चयन सूचनाओं को जानने के लिए करे। इतने सारे चैनल्स आ गए हैं, इतने सारे पत्र समाचार आ गए हैं, इतने सारे चीजें आ गए हैं कि लोग जो है सोचने के लिए विवश कर दिया है कि वह किसी पत्र पत्रिका या चैनल का चयन सूचनाओं को जानने के लिए करें। शायद ही विश्व की निकटता इससे पहले कभी इतनी अधिक रही होगी और शायद ही पिछले जब हमारा इतना विकसित भारत नहीं हुआ था तो जब इतना नहीं हुआ होगा, लेकिन आज के समय में इतना अधिक रही है। लेकिन
तकनीक को इस विकास ने जनसंचार के माध्यमों को नियंत्रण, मुफ्त और एक तरफा बनाने का कार्य भी किया है। न्यू इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जिनका उपयोग इंटरनेट द्वारा किया जाता है के आगमन से जहां वैश्विक सूचनाओं का दायरा सिमट गया है और ज्ञान के भंडार को इस संचार तंत्र ने इतना सहज बना दिया कि अब आम लोग हो अथवा विशेषज्ञ सभी के लिए इंटरनेट एक आवश्यक बन चुका है। चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए इंटरनेट सबसे पहला आवश्यक चीज बन चुका है। इंटरनेट इज द मोस्ट थिंग। समाचार पत्रों और अन्य प्रिंट माध्यमों ने अपने को बाजार में टिके रहने के लिए अपने प्रिंट संस्करण ने इंटरनेट संस्करण भी निकालने आरंभ कर दिया है। कुछ पत्रिकाएं तो केवल इंटरनेट पर ही प्रकाशित होती है, लेकिन इंटरनेट सामाजिक और आचार संहिता से बंधे होने के बावजूद उनके नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त हैं। सामाजिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद प्रतिक्रियाओं का दायरा असीमित है। पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की स्वतंत्र राय कई बार इतनी बेबाक होती है कि वह हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों को तिरोहित करती है। सूचना के इस नए माध्यम के नियंत्रण के बारे में पिछले कुछ वर्षों से सोचा जाने लगा है और साइबर कानूनों द्वारा उनके दुरुपयोग को रोके जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। फिर भी वैश्विक स्तर पर इस माध्यम से निकली सूचना को रोक पाना संभव नहीं है, किंतु इस नव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की उपयोगिता को नकारा भी नहीं जा सकता। इसीलिए इन माध्यमों ने अपने आप को स्थापित करना एक लेखक के लिए भी चुनौती बन गई है। इन माध्यमों के अनेक क्षेत्र उपक्षेत्र होने के कारण लेखक के सामने सबसे पहले तो इस बात की समस्या खड़ी हो जाती है कि वे किस क्षेत्र में अपना लेखन कार्य सहजता और सुगमता से कर सकता है। ऐसे में इन क्षेत्रों की अच्छी जानकारी होना और उसके लिए लेखन की प्रक्रिया को समझ पाना उसके लिए आवश्यक है। देखिए, इसमें बात यही कही गई है घुमा फिरा के कि आजकल की तकनीक ने जनसंचार के माध्यमों को बदल दिया है। इंटरनेट ने आने से लोगों को दुनिया भर की जानकारी आसानी से मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ समस्याएं भी आई हैं। इंटरनेट पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है जो कि सही या गलत हो सकता है। लोगों की राय और प्रतिक्रियाएं बहुत ही खुलकर और बेबाक होती है या बेकार होती है, जो कि कभी-कभी हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध होती है। इंटरनेट पर गलत जानकारी और अफवाह फैलाने का खतरा होता है। साइबर कानूनों के बावजूद इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकना मुश्किल होता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें इंटरनेट सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। तो यही लिखा है इसमें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंट माध्यम तो पता ही होगा आप सभी को कि प्रिंट जैसे अखबार है ना, वो प्रिंट के माध्यम से आपको सूचनाएं मिलती हैं। तो आप जब यदि आपके घर में आता हो अखबार तो आपको पता होगा। और प्रिंट तो आपकी किताबों में भी होता है, लेकिन यहाँ सूचनाओं के बारे में है तो अखबार को ही लेंगे, है ना। लेकिन सूचनाएं तो आपको आजकल इंटरनेट में भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट माध्यम की बात करी जा रही है। तो हम चलिए पढ़ते हैं। तो विभिन्न जनसंचार माध्यम में प्रिंट माध्यम आधुनिक जनसंचार माध्यमों की अपेक्षा सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। जो प्रिंट माध्यम है, पहले थोड़ा ना ये इतना आया था हमारा सोशल मीडिया ये सब, तो हमारा क्या यही अखबार के द्वारा ही लोगों को सूचना मिल पाती थी, रेडियो के द्वारा मिल पाती थी। पहले के जमाने में कहाँ होता था हमारे पास रंगीन टीवी ये सब, है ना। तो विभिन्न जनसंचार माध्यमों से प्रिंट माध्यम आधुनिक जनसंचार माध्यमों की अपेक्षा सबसे प्राचीन है। मुद्रित होने के कारण इसकी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता अधिक है। स्वशासी संस्थाओं या व्यक्तियों के हाथों में होने के कारण लोगों का इस माध्यम पर अधिक विश्वास है। सूचना तकनीकी के दौर में
भले ही अनेक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया हो, भले ही इलेक्ट्रॉनिक आ गया हो, लेकिन क्या हुआ, कहाँ गया, लेकिन आज भी प्रिंट माध्यमों का उपयोगिता असंदिग्ध है। आज भी हम प्रिंट का माध्यमों को यूज करते हैं। आज भी नियमित रूप से समाचार पत्रों को ही लेते हैं और उससे ही पढ़ना हमें अच्छा लगता है। पत्रिकाओं, पुस्तकों, इश्तहारों, पर्चों आदि का प्रकाशन उद्योग फल फूल रहा है। इस क्षेत्र में नई नई तकनीकों का आगमन भी यह संकेत देता है कि आने वाला कल भी प्रिंट माध्यम को चुनौती दे पाने में सक्षम नहीं होगा। विशेष समाचारों, जानकारियों और अन्य सामग्रियों को संकलित करने के लिए आज भी मुद्रण की सहायता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भले ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से अब इन सामग्रियों को छोटे से चिप के द्वारा भी सुरक्षित रखा जा रहा है, लेकिन आम आदमी तक इस तकनीक की पहुंच और महंगी प्रतीक के कारण मुद्रित विधि ही सबसे अधिक सार्थक रही है। समाचार पत्र, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का इतिहास अन्य संचार माध्यमों से कई अधिक पुराना है। वैसे तो पत्रकारिता का उद्भव प्रेस के आविष्कार से पहले ही हो चुका था। मैंने जैसे आपको ऊपर बताया वही सब लिखा है इसमें, इसको पढ़ लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना से पूर्व में सन 175 ईस्वी में चीन में ठप्पे से मुद्रित किया गया ग्रंथ उपलब्ध है, लेकिन प्रिंट माध्यम का आरंभ प्रिंट मशीन के आविष्कार से ही स्वीकार किया जाता है। प्रिंटिंग का मशीन के आविष्कार का शहर जर्मनी, लेकिन प्रिंट माध्यम का आरंभ प्रिंट मशीन के आविष्कार से ही स्वीकार किया जाता है। प्रिंटिंग की मशीन का आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। जो प्रिंटिंग की मशीन का आविष्कार है वो किसको श्रेय जाता है? जर्मनी के गुटेनबर्ग को। याद रखना, जर्मनी का था, उसका नाम था गुटेनबर्ग। उन्होंने 1440 ईस्वी से 1450 ईस्वी के मध्य से प्रिंटिंग की मशीन का आविष्कार किया था। इन्होंने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार करके क्या किया, लोग जिस उसी में तो छपते हैं हमारे, प्रिंटिंग में ही तो समाचार प्रिंट, यहाँ मतलब समाचार पत्र जो छपते हैं वो प्रिंटिंग के ही द्वारा तो होता है, प्रिंट ही तो किया जाता है। तो वो ही बताया कि प्रिंटिंग का मशीन का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। इस प्रिंटिंग मशीन पर बाइबल पुस्तक का प्रकाशन किया। इसके पश्चात यूरोप में प्रिंटिंग की मशीनों के निर्माण और धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की बाढ़ सी आ गई। धीरे धीरे प्रिंटिंग मशीनों से अन्य विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन भी आरंभ हुआ और धीरे धीरे बुकें भी छपने लग गईं। इसके पश्चात यूरोप में प्रिंटिंग की मशीनों के निर्माण और धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की बाढ़ सी आ गई। धीरे धीरे प्रिंटिंग मशीनें अन्य पुस्तकों भी आरंभ होना शुरू हो गया। भारत में सन 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग मशीन लाई गई। आरंभ में भारत में कब आई प्रिंटिंग मशीन लाई गई थी? 1556 ईस्वी में। ठीक, मशीन द्वारा कैथोलिक धर्म का प्रसार किया गया। ईसाई मशीनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस में धार्मिक पुस्तकों एवं बाइबल को छापने के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के व्याकरण को भी प्रकाशित किया गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के गोवा, कोलकाता, मदुरई, तंजौर, मद्रास, तरंग तरंगमपड़ी, पुणे, बॉम्बे, रकेबार आदि में प्रिंटिंग प्रेस लग चुकी थी। तो प्रिंटिंग मशीन आने से कितना फायदा हो गया। यहाँ तक यहाँ तक 1863 ईस्वी में मद्रास में ही भारतीय द्वारा 10 प्रिंटिंग मशीनों को लगाया जा चुका था। इसके साथ ही भारत में प्रिंट माध्यमों के द्वारा जनसंचार के लिए अनेक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि का प्रकाशन किया गया। प्रिंट मीडिया का शाब्दिक महत्वपूर्ण और
सशक्त माध्यम होने के कारण कम समय में समाचार पत्रों ने समाचार पत्र के संबंध में अपेक्षित ज्ञान तक नहीं था, लेकिन समाचार के विषयों में लोगों को जानकारी अवश्य थी। इस प्रकार इटली के वेनिस सिटी में 13वीं शताब्दी में समाचार पत्रों के उदय के साथ साथ धीरे धीरे यह संपूर्ण विश्व में प्रकाशित होने लगे। लेकिन विद्वानों का मानना है कि 19वीं शताब्दी में ही समाचार पत्र अपने वास्तविक एवं महत्वपूर्ण रूप से सामने आया। अपने समय का प्रवक्ता होने के कारण समाचार पत्रों की उपयोगिता असंदिग्ध रही है। वर्तमान इतिहास के विषय में जन रुचि के कारण ही समाचार पत्रों ने समाज में जल्दी ही अपना स्थान बना लिया। जल्दी वो समाज में आ गया हमारा समाचार पत्र। भारत में समाचार पत्रों का लंबा इतिहास नहीं है। पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के साथ ही प्रकाशन की सुविधा होने लगी। सन 1780 में जेम्स हॉन्गस्टॉक हिकी ने भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया। अंग्रेजी में प्रकाशित इस समाचार पत्र को हिकीज गजट के नाम से भी जाना जाता है। जब ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ तो इस समाचार पत्र को क्या कहा गया? हिकीज गजट। हिकीज गजट आर्थिक और राजनीतिक विषय के संबंध समाचार पत्र था। आर्थिक और राजनीतिक के बारे में बताता था ये, जिसका संबंध किसी विशिष्ट राजनीतिक दल से नहीं था और ना ही वह किसी दल के विचारधारा से प्रभावित ही था। इस समाचार पत्र में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर जनरल हेस्टिंग तथा सरकारी अधिकारियों की नीतियों की तीखी आलोचना की गई। इस कारण गवर्नर जनरल ने हिकी को जेल में बंद करवा दिया, लेकिन हिकी ने अपना नीतियों में परिवर्तन न करते हुए अपने निर्भीक पत्रकारिता को जारी रखा और यह समाचार पत्र 2 वर्ष तक लगातार प्रकाशित होता रहा। 1782 में यह बंद हो गया। सन 1780 में ही प्रकाशित होने वाला एक अन्य समाचार पत्र इंडिया गैजेट भी अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। इंडिया गैजेटी। इसके प्रकाशन का श्रेय पीटर रीड को जाता है। जो इंडिया गैजेटी प्रकाशित हुआ, इसका श्रेय किसका जाता है? पीटर रीड को। लेकिन यह समाचार पत्र भी अधिक समय तक नहीं चल सका। इसके बाद तो पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार पत्रों की बाढ़ सी आ गई। उस समय प्रकाशित होने वाला समाचार पत्रों में से कलकत्ता गजट, बंगाल जर्नल, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कोलकाता और द कोलकाता एम्यूजमेंट, कोलकाता क्रॉनिकल, मद्रास कुरियन, करका, वीकली मद्रास, इंडियन हर्ल्ड, बॉम्बे कुरियर, बॉम्बे गजट आदि प्रमुख हैं। इन सभी समाचार पत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनमें प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं थी। यह सभी एक दूसरे के साथ सहयोगिता की भावना अपनाते हुए अपने समाचार पत्र को उत्कृष्ट बनाने में लगे रहते थे। अलग अलग प्रकाशित होने वाले इन समाचार पत्रों में अपने लिए सप्ताह में किसी एक दिन का समय निश्चित किया हुआ था। सन 1826 ईस्वी में जुगल किशोर के संपादन में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। पता नहीं कैसे कैसे नाम है। आरंभ से ही इसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे हिंदी समाचार पत्रों ने तेजी से विकास किया। सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधारसड़ भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ। इस समय तक अधिकांश समाचार पत्र साप्ताहिक या दैनिक रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन सन 1857 ईस्वी के उपरांत समाचार पत्रों ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता आंदोलन में अपना विशेष योगदान दिया और विभिन्न दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों के साथ साथ पाक्षिक एवं मासिक समाचार पत्र भी प्रकाशित होने लगा।
इन समाचार पत्रों ने विभिन्न साहित्यकारों के संपादन में तेजी से प्रगति की। अब समाचार पत्रों में समाचारों के साथ साथ भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित साहित्यिक सामग्री का भी प्रकाशन होने लगा। अब किसका प्रकाशन होने लगा? साहित्यिक सामग्री का भी। इस दौरान द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो सबको आपको पता ही होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो लेते भी हैं सब। द स्टेट्समैन, ये नहीं सुना होगा। द हिंदू, ये भी सुना ही होगा। द ट्रिब्यून, ये भी नहीं सुना होगा। जैसे समाचार पत्रों से पत्रकारिता का क्षेत्र विकसित हुआ। आज भी ये समाचार पत्र बड़ी संख्या में पाठकों के प्रिय हैं। भारत तेंदु ने तो अनेक पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन द्वारा विविध विषयों को उठाया। हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका तथा बाला बोधिनी जैसे पत्रिकाओं में साहित्यिक सामग्री का प्रकाशन भी होता था। ये सब नाम है। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बाढ़ सी आ गई। 19वीं शताब्दी में भी जो समाचार पत्र है, पत्रिका है, उनकी भी तेजी आ गई। बाढ़ सी आ गई का मतलब तेजी सी आ गई, फैलने लगा। सन 1877 में हिंदी प्रदीप, 1883 ईस्वी में ब्राह्मण, 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा अत्यंत लोकप्रिय पत्रिकाएं रही। सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली सरस्वती पत्रिका ने कुछ ही वर्षों में श्रेष्ठतम साहित्यिक पत्रिका का स्थान प्राप्त कर दिया। इस समय की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रताप, कर्मवीर, चांद, मधुरी, मतवाला, सुधा, वीणा, जागरण, हंस आदि पत्रिकाओं का योगदान भारतीय की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण रहा। आज भी पुराने समाचार पत्रों में हिंदुस्तान वीर अर्जुन, मिलाप, जैन गजट आदि पत्र अभी तक प्रकाशित हो रहे हैं। इस तरह पत्रिकाओं में माधुरी, हंस जैसी पत्रिकाओं की साहित्यिक जगत में आज भी प्रतिष्ठा है। विभिन्न अंग्रेजी पत्रिकाओं ने हिंदी के पाठकों में बढ़ती लोकप्रियता के कारण हिंदी में अंग्रेजी नाम से ही अपने संस्करणों का प्रकाशन करना शुरू कर दिया। सन 1986 में प्रभु चावला के संपादन में इंडिया टुडे, सन 1990 में कन्हैया लाल नंदन के संपादन में संडे मेल, सन 1989 में उदयन शर्मा के संपादन में ऑब्जर्वर पत्रिकाओं का प्रकाशन उल्लेखनीय है। देखा जाए तो समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने जिस तरह से राष्ट्र चेतना को विकसित करने में अपना योगदान दिया तथा भारतीय समाज में वर्षों से चली आ रही जड़ परंपराओं और कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने में भूमिका निभाई, वे अतुलनीय है। एक तरह अतुलनीय देख लेते हैं क्या होता है। तो अतुलनीय का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज या व्यक्ति को अतुलनीय कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वह चीज या व्यक्ति अपने आप में अनोखा और अद्वितीय है और उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, उसे अतुलनीय कहते हैं। एक तरह से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भारतीय जीवन का जीवंत इतिहास विद्यमान है। आज भी हजारों की संख्या में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक एवं अनियतकालीन समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के पश्चात तो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जनता की आवाज अधिक प्रखर रूप से प्रकाशित होकर आ रही है। ABC की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 में प्रकाशित होने वाले विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के आंकड़ों पर यदि दृष्टि डालें तो पता चलता है कि इस समय
संपूर्ण भारत में 51,960 समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा था, जो 31 मार्च 2023 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या लगभग 1,48,000 हो गई है। पुस्तकें। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के अतिरिक्त पुस्तकों का भी जनसंचार में विशिष्ट योगदान है। पुस्तकें व्यक्ति की मित्र होती हैं। संस्कृत के पुराण, स्मृति, वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियों के प्राप्त होने से यह पता चलता है कि लेखन की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। लेखक की परंपरा के साथ पठन की परंपरा भी निश्चित रूप से उतनी ही पुरानी होगी। चीन में ठप्पों के द्वारा मुद्रण के आरंभ के साथ ही प्रकाशन क्षेत्र में नवीन क्रांति का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी में यूरोप में धार्मिक पुस्तकें विशेष रूप से बाइबिल की बढ़ती मांग के कारण जर्मनी के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का निर्माण किया। धीरे धीरे पुस्तकों के प्रकाशन ने तेजी से प्रगति की। कुछ ही समय में पूरे विश्व में प्रिंटिंग मशीनों की पहुंच हो जाने से पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ पुस्तकें भी प्रकाशित होने लगी। पुस्तकों के माध्यम से जहां विभिन्न विषयों से लोगों को परिचित कराया जाता था, वहीं विश्व की हस्तलिखित अमूल्य धरोहरों को लोगों तक पहुंचाने का महती कार्य इसके द्वारा किया गया। यदि प्रकाशन की व्यवस्था न होती तो निश्चित रूप से हजारों वर्षों से हस्तलिखित कृतियों के रूप में चंद लोगों तक सिमट हुआ साहित्य, दर्शन और ज्ञान विज्ञान का विशाल भंडार निकलकर विश्व के सामने न आ पाता। ज्ञान विज्ञान के इस साहित्यिक ने जहां विश्व को विकसित होने में सहायता दी, वहीं विश्व की सांस्कृतिक पहचान और उसके इतिहास को जानने का अवसर भी उसे मिला। पुस्तकों के प्रकाशन का व्यवसाय आज पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो चुका है। यहाँ तक कि पुस्तकों के लेखकों को मुंह मांगी कीमत देकर विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्र में बदलती परिस्थितियों और विचारधाराओं को जानने के लिए जन सामान्य को इस पुस्तकों का ही सहारा लेना पड़ता है। पुस्तकें ज्ञान विज्ञान को अपने में समेट एक ऐसा खजाना है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब तक पुस्तकें हैं, जब तक मनुष्य, सभ्यता और संस्कृति है। जब तक पुस्तकें हैं, जब तक आपके अंदर नॉलेज बढ़ती रहेगी, कभी घटेगी नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि छोड़ दो बीच में, तो उसको कौन कह सकता है। इश्तेहार। इश्तेहार इश्तेहार क्या होता है? इश्तेहार एक प्रकार का विज्ञापन या प्रचार होता है जो किसी उत्पाद, सेवा या विचार को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर अखबारों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न, रेडियो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है। उसे इश्तेहार कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, चलिए। प्रिंट माध्यमों में इश्तेहार की उपयोगिता को भी नकारा नहीं जा सकता। यह एक प्रकार से विज्ञापन ही होता है। इसे अंग्रेजी में समसिमेजे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समसिमेजे कहा जाता है। यह ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लोगों तक किसी समाचार या सूचना को इश्तेहार के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसका क्षेत्र भले ही सीमित हो, लेकिन अपनी सीमितता के बावजूद यह उस क्षेत्र के लिए प्रभावशाली एवं उपयोगी होता है। जन सामान्य तक क्षेत्रवार सूचनाओं के संप्रेषण के लिए यह सस्ता और प्रभावी माध्यम यह सबसे सस्ता होता है। इश्तेहारों को आम आदमी भी छपवाकर घर घर में बंटवा सकता है। इश्तेहारों और पर्चों के लिए कोई मूल्य नहीं होता। निःशुल्क वितरित होने के कारण यह माध्यम जन जन में लोकप्रिय भी है। इन इश्तेहारों में आम आदमी अपनी किसी विशिष्ट सूचना को किसी क्षेत्र विशेष की जनता तक पहुंचाता है। इसी तरह सरकारी एजेंसियों द्वारा भी
क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए किसी विशिष्ट सूचना का संप्रेषण करने के लिए इन्हें माध्यम बनाया जाता है। कई बार इन इश्तिहारों को जगह जगह पर चिपका भी दिया जाता है। इसके प्रत्येक सामान्य व्यक्ति इनमें संबंधित सूचना को आसानी से पढ़ सकते हैं। पर्चे, पर्चे तो पता ही होगा क्या होता है, पर्चे नहीं पता तो क्या करोगे। पर्चे, मुद्रित माध्यमों में पर्चों का भी अत्यंत महत्व है। इन्हें अंग्रेजी में पैम्पलेट्स कहते हैं। पैम्पलेट सुना है या हैंड बिल्स सुना है? नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। कहा जाता है कई बार क्षेत्र में किसी संस्था या संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषयों में पर्चे छपवाए जाते हैं, जिनका वितरण उस क्षेत्र विशेष के लोगों के बीच किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित लोगों को विशेष सूचना देने के लिए भी इन पर्चों का प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं या संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों, विभिन्न मंत्रालयों के क्रियाकलापों, संसद के प्रश्न सत्र काल में पूछे गए प्रश्नों एवं उनके उत्तरों, प्रमुख व्यक्ति के भाषणों आदि पर हस्तलिखित, टंकित या मुद्रित पर्चे जारी किए जाते हैं। इन पर्चों को किसी भी एजेंसी के माध्यम से समाचार पत्रों तक पहुंचाया जाता है, जिसके संपादक के पश्चात उन्हें समाचार के रूप में प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, इस तरह से यह देखा जाए तो विभिन्न प्रिंट माध्यमों के द्वारा सूचनाओं का संप्रेषण सहजता से किया जा रहा है, लेकिन शिक्षित वर्ग तक सीमित होने के कारण इसकी अपनी एक सीमा भी है। फिर भी अपनी सीमा में रहकर भी प्रिंट माध्यमों की प्रासंगिकता और उपयोगिता आज भी निर्विवाद है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पढ़ेंगे।